वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक फेमस पोएम डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है माय लास्ट डचीज़। डचीज़ का मतलब है ड्यूक की वाइफ यानी किसी नवाब की बीवी। जैसा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग एक विक्टोरियन एज का पोइट है, तो इस तरह से इस पोएम में भी उसने विक्टोरियन एज में ख़वातीन के साथ जो सलूक होता था वो हमारे साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। ये पोएम सबसे पहले 1842 में ब्राउनिंग की ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश हुई। उस वक़्त इसका टाइटल इटली था, लेकिन जब ये दोबारा पब्लिश हुई तो इसे माय लास्ट डचीज़ का टाइटल दिया गया। ये पोएम अल्फोंसो II के बारे में लिखी गई है जो कि 5th ड्यूक ऑफ फरारा था। ये 1533 में पैदा हुआ और 1598 में इसकी डेथ हुई। इसने 25 इयर्स की एज में एक 14 साल लड़की जिसका नाम लुक्रीजिया था उससे शादी की। ये पोएम टोटल 56 लाइंस पर कंसिस्टेड है जिसे स्टेंजास में डिवाइड नहीं किया गया। लेकिन अगर हम इस पोएम को राइम स्कीम के अकॉर्डिंगली देखें तो ये 28 कपलेट्स की शक्ल में लिखी गई है, यानी इसकी टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 56। ये पोएम बेसिकली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऐसी पोएम को कहते हैं जिसमें एक कैरेक्टर स्टेज पर ऑडियंस के सामने एक स्पीच देता है, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में ऑडियंस में से भी कोई नहीं बोलता और ना ही कोई दूसरा कैरेक्टर उसे जवाब देता है। इस पोएम का टाइटल अगर हम देखें तो ये एक आयरॉनिकल टाइटल है, यानी पोइट कहता है माय लास्ट डचीज़, मेरी आखिरी बीवी, लेकिन इसके बावजूद वो नई शादी करना चाह रहा है। तो इसका मतलब है वो किसी भी वाइफ को लास्ट नहीं समझता। वो कहता तो ये है कि मेरी आखिरी बीवी, लेकिन इसके बावजूद अब वो नई शादी का ख्वाहिशमंद है। इस पोएम को अगर हम देखें तो इसमें ड्यूक ऑफ फरारा के पास किसी दूसरी स्टेट का मैसेंजर आता है और वो अपने आका का, अपने रूलर का पैगाम लेकर आता है कि वो अपनी बेटी की शादी इस ड्यूक ऑफ फरारा से करना चाहते हैं। तो ड्यूक ऑफ फरारा जवाब में उस मैसेंजर को अपनी पहली बीवी के मतलब कुछ बातें बताता है, उसे उसका पोर्ट्रेट यानी उसकी तस्वीर दिखाता है और उसके साथ साथ अपनी बीवी की तमाम बातें उसे बताता है। अगर हम इस पोएम के कैरेक्टर्स को देखें तो सबसे पहला कैरेक्टर ड्यूक ऑफ फरारा का है, दूसरा कैरेक्टर उसकी वाइफ का है जिसका नाम लुक्रीजिया था, तीसरा कैरेक्टर उस मैसेंजर का है जो कि उसके पास पैगाम लेकर आया था, और चौथा कैरेक्टर उस पेंटर का है जिसका जिक्र इसने पोएम में किया है, जिसने उस पोर्ट्रेट को मुकम्मल तौर पर ड्रॉ किया था। इस पोएम का इंट्रोडक्शन देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम की ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन की जानिब। उसके बाद हम इस पोएम में यूज़ होने वाली तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स को भी डिस्कस करेंगे। जब ड्यूक ऑफ फरारा के पास दूसरी स्टेट के किंग की जानिब से एक मैसेंजर उसकी बेटी का प्रपोज़ल लेकर आता है तो उसके जवाब में ड्यूक ऑफ फरारा उसे बात करता है। उसे वो कहता है दैट्स माई लास्ट डचीज़, ये मेरी आखिरी बेगम है, ये मेरी आखिरी बीवी है, पेंटेड ऑन द वॉल, जिसकी तस्वीर दीवार पर पेंट की गई है, जिसकी तस्वीर को इस दीवार के ऊपर ड्रॉ किया गया है, लुकिंग एज इफ़, और यूँ दिखाई दे रही है एज इफ़ ही वर अलाइव, जैसा कि वो ज़िंदा हो। ये मेरी आखिरी बीवी की तस्वीर है जिसे दीवार पर आवेज़ा किया गया है और यूँ महसूस हो रहा है कि जैसा कि वो अभी भी ज़िंदा है, यानी इसे इस खूबसूरती से पेंट किया गया है, इस खूबसूरती से ड्रॉ किया गया है कि यूँ महसूस हो रहा है कि अभी भी उसमें ज़िंदगी की रमक बाकी है। आई कॉल दैट पीस अ वंडर, मैं इस तस्वीर को एक शाहकार ही कहूँगा, मैं इसे एक हैरान कुन किस्म का मास्टर पीस, एक शाहकार कहूँगा। नाउ अब मैं इसे एक शाहकार ही कहूँगा। फ्रा पेंडोल्फ, इसका मतलब है कि जो पेंटर था जिसका नाम फ्रा पेंडोल्फ था उसका असल नाम तो पेंडोल्फ था, लेकिन फ्रा का मतलब है फ्रायर, यानी वो ओहदे के एतबार से एक फ्रायर था, यानी वो एक चर्च का ओहदेदार था जहाँ पर वो अपनी ड्यूटीज़ अदा करता था। यानी फ्रा पेंडोल्फ वो पेंटर था जिसने इस तस्वीर को ड्रॉ किया। वो बेसिकली एक सेंट था। फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड, यानी उस पेंटर के हाथों ने वर्क बिजीली, बड़े मसरूफ़ तरीके से काम किया। अडे वो सारा दिन इस तस्वीर को बनाने में मसरूफ़ रहा, मुनहमिक रहा। एंड देयर शी स्टैंड्स,
और अब ये यहाँ पर खड़ी है, यानी वो जो उसकी बीवी थी वो इस तस्वीर में खड़ी है। इसका मतलब है कि उसने सिर्फ उसके चेहरे की तस्वीर ही नहीं बनाई बल्कि उसकी होल बॉडी की फ्रॉम हेड टू टो उसकी मुकम्मल तौर पर तस्वीर बनाई थी। इसलिए वो कहता है कि मेरी बीवी पूरी की पूरी इस तस्वीर पे खड़ी है, इसलिए मैं इसे शाहकार कहूँगा और वो यूँ महसूस हो रही है कि जैसा कि अभी भी वो ज़िंदा हो, क्योंकि जो पेंटर था जिसका नाम फ्रा पेंडोल्फ था उसने उसे बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया था। विल प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर, तुम्हें ये चीज़ बहुत खुशी देगी कि अगर तुम इसे बैठकर देखो। अब वो उससे रिटोरिकल क्वेश्चन करते हुए कहता है कि अगर तुम इसे बैठकर गौर से देखोगे तो क्या ये तुम्हें खुश नहीं करेगी। आई सेड, मैंने कहा, फ्रा पेंडोल्फ कि ए फ्रा पेंडोल्फ, बाय डिज़ाइन, इस तस्वीर को डिज़ाइन करो, इस तस्वीर को ड्रा करो। फॉर नेवर रेड स्ट्रेंज लाइक यू दैट पिक्चर्ड काउंटेनेंस, काउंटेनेंस का मतलब है फेस, चेहरा। तुम्हारी तरह के किसी और अजनबी ने इस तरह से इस चेहरे को नहीं देखा होगा। द डेप्थ, इतनी गहराई में, एंड पैशन, और जज्बात से, ऑफ इट्स अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब है संजीदा या मुनहमिक, ग्लांस यानी गौर से देखना, किसी चीज़ को नज़ारा करना। तुमने और तुम्हारे जैसे किसी और अजनबी ने अभी तक इस तरह से मुस्तैद होकर, इस तरह से इन्हमाक के साथ इन जज्बात को गहराई में जाकर नहीं पढ़ा होगा जितना कि उस पेंटर ने उस जज्बात को पढ़ा जो कि मेरी बीवी के चेहरे पर नमूदार थे। यानी मेरी बीवी के चेहरे के जो जज्बात और तासुरात थे उन्हें जिस तरह से उस पेंटर ने पढ़ा उस तरह से किसी और अजनबी ने आज तक नहीं पढ़ा, ना तुमने और ना ही किसी और अजनबी ने इतनी गहराई से उन जज्बात का मुताला किया होगा। बट टू माई सेल्फ दे टर्न्ड, जिस किसी ने भी मेरी बीवी के चेहरे की तरफ देखा होगा तो उसके जज्बात की गहराई में जाने से पहले उसने अपना चेहरा मेरी तरफ मोड़ लिया, क्योंकि मेरी बीवी के चेहरे के जज्बात को गहराई में जाकर कोई भी समझने से कासर रहा था। सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई, मेरे अलावा मेरी बीवी की तस्वीर पर जो पर्दा है उसे मेरे अलावा कोई नहीं हटा सकता, इसलिए मैंने सिर्फ ये पर्दा तुम्हें दिखाने के लिए ही हटाया है। इससे पहले इस तस्वीर को देखने की ज़रूरत किसी को नहीं हुई, क्योंकि मेरे अलावा किसी को इस तस्वीर का पर्दा हटाने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही उसे इस तरह की कोई इजाज़त है। एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी, और यूँ महसूस होता है जैसा कि वो मुझे कहेंगे, इफ़ दे डस्ट, अगर वो इस चीज़ की ज़रूरत करें, हाउ सच अ ग्लांस कीम हियर, कि इस तरह का खूबसूरत नज़ारा कैसे मुमकिन हो सका। सो नॉट द फर्स्ट, लेकिन ये पहली बार नहीं है। आर यू टू टर्न एंड आस्क दस, जैसे ही तुमने इस तस्वीर की तरफ देखा तो तुमने अपना चेहरा मेरी तरफ कर लिया और साथ ही ये मुझसे सवाल पूछ लिया कि इस तरह का खूबसूरत नज़ारा कैसे मुमकिन है। सर, इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, इस तस्वीर पर जो खूबसूरत नज़ारा तुम्हें मेरी बीवी का दिखाई दे रहा है वो इसलिए नहीं है कि वो अपने खामद के सामने बैठी थी, यानी मैं उसका खामद उसके सामने बैठा था। ये मत समझो कि मेरी वजह से उसके चेहरे पर दिलकशी नमूदार थी। कॉल दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचिस चीक, उस डचिस के गालों पर, रुखसारों पर जो सुर्खी थी वो मेरी मौजूदगी की वजह से नहीं थी। परहैप्स, शायद, फ्रा पेंडोल्फ चांस टू से, शायद वो जो पेंटर था जिसका नाम फ्रा पेंडोल्फ था उसने उसे कहा हो। हर मेंटल लैप्स, कि उसका जो लिबास है उसने घेरा हुआ है ओवर माई लेडीज़ रिस्ट टू मच, उसके लिबास ने उसकी कलाइयों को बहुत ज़्यादा घेरा हुआ है, कवर किया हुआ है। शायद इस वजह से वो शर्मा गई और उसके जो चीक्स थे, उसके जो गाल थे, उस पर सुर्खी आ गई। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश, और शायद जो पेंट है वो दोबारा से ना बना सके, वो पेंट ना कर सके उस दाग को दैट डाइज अलॉन्ग हर थ्रॉट, जो कि उसके गले पर है। यानी अगर तुम इस तस्वीर में मेरी बीवी को शर्माते हुए और सुर्ख चेहरे के साथ देख रहे हो तो मेरी तरफ तुमने गर्दन कर ली है, मुझसे ये पूछना चाहते हो कि इतनी खूबसूरत क्यों दिखाई दे रही है, इसके चेहरे पर सुर्खी क्यों है, तो वो मेरी मौजूदगी की वजह से नहीं है, वो मुझसे नहीं शर्मा रही थी, बल्कि शायद उसे पेंटर ने ये कहा हो कि तुम्हारा जो लिबास है वो तुम्हारी कलाइयों को ज़्यादा
कवर कर रहा है, या दूसरी बात शायद उसने ये कही हो कि जो तुम्हारे गले पर सुर्ख रंग का निशान है जो कि तुम्हारे कपड़ों के रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आ रहा है, शायद मेरा पेंट उसे ना बना सके, इस वजह से वो शर्मा गई थी। सच स्टफ़, इस तरह की बातें वॉज कर्टसी, उसके लिए हमदर्दी वाली बातें हुआ करती थीं। यानी जो भी उसके बारे में अच्छी राय देता तो वो उसे अपने लिए हमदर्दी के अल्फाज समझ लिया करती थी। शी थॉट, वो समझती, एंड काज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय, और इसी से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करती थी। यानी किसी के भी जो अच्छे अल्फाज उसके बारे में हुआ करते थे, जो भी कोई अच्छा कम्प्लीमेंट उसके बारे में देता, उसको वो अपनी खुशी की वजह समझ लेती, वही उसकी खुशी का सबब बन जाया करता था। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि हर किसी की तारीफ़ पर खुश नहीं होना चाहिए। शी हैड अ हार्ट, उसका भी एक दिल था, यानी उसकी भी जज्बात थे, उसकी भी फीलिंग्स थी। हाउ शैल आई से, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उसके जज्बात किस तरह से थे। यानी उसके जज्बात बहुत घटिया थे, वो हर किसी की तारीफ़ पर खुश हो जाया करती थी। टू सून मेड ग्लैड, वो बहुत जल्द खुश हो जाती। टू ईजीली इम्प्रेस्ड, और बहुत जल्द मुतासिर हो जाया करती थी। शी लाइक्ड वट एवर शी लुक्ड ऑन, वो जिस चीज़ को भी गौर से देखती उसी चीज़ पर फ़िदा हो जाती, उस चीज़ को पसंद कर लेती। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और उसकी नज़र हर जगह जाया करती थी। वो हर चीज़ को देखती और हर चीज़ से मुतासिर हो जाया करती थी और उसे पसंद कर लेती थी। सर, अब जो ड्यूक ऑफ फरारा है वो उस मैसेंजर को मुखातब करते हुए कहता है, इट वॉज ऑल वन, उसके लिए हर चीज़ बराबर थी। अब वो किन किन चीज़ों को बराबर समझती थी वो आगे बयान करता है। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, वो नेकलेस जो कि मैंने उसे ला कर दिया, वो गले का हार जो कि उसकी ब्रेस्ट पर, उसके सीने पर चमकता दमकता था, मेरा दिया हुआ हार। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, और जब सूरज मगरब में गुरूब होता है तो उस वक़्त जो उसका दिलकश नज़ारा है वो भी इसके लिए बराबर था। यानी मेरा दिया हुआ गिफ्ट जो कि एक नेकलेस था जो कि उसके सीने पर बहुत खूबसूरत लगता था, उसके लिए उसकी हैसियत एक डूबते हुए सूरज के बराबर थी। मैं चाहता था कि मज़ाहिर फ़ितरत की खूबसूरती भी मेरे दिए हुए तहाइफ़ के सामने मांद पड़ जाए, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं था, उसके लिए हर चीज़ बराबर ही थी। द बॉ ऑफ चेरीज़ सम ऑफिशियस फूल, हर बात में मुदाखलत करने वाला एक बेवकूफ़ शख्स अगर उसे कोई चेरीज़ की शाख ला कर दे देता तो वो चेरी के फल को देखकर भी उतना ही खुश होती थी जितना कि मेरे दिए हुए तोहफे को देखकर खुश होती थी। ब्रोक इन द ऑर्चर्ड फॉर हर, जो कि किसी बाग से लाया जाता था। अगर कोई बेवकूफ़ किस्म का हर बात में मुदाखलत करने वाला पागल किसी फलों वाले बाग से एक चेरी की शाख तोड़कर उसके लिए ले आता तो उसकी नज़र में उसकी हैसियत मेरे दिए हुए गिफ्ट के बराबर ही होती थी, जबकि मैं चाहता था कि मेरे गिफ्ट की अहमियत उसकी नज़र में ज़्यादा होनी चाहिए। द वाइट म्यूल, सफ़ेद रंग के खच्चर पर शी रोड, वो सवार हो जाती थी। विद राउंड द टेरेस, और टेरेस के इर्द गिर्द चक्कर लगाती थी। ये नज़ारा भी उसके लिए बहुत ही खुशकुन हुआ करता था। ऑल एंड ईच वुड ड्रा फ्राम हर अलाइक द अप्रूविंग स्पीच, और वो इन दोनों चीज़ों के लिए ही एक खुशामदी कलिमात कह जाया करती थी, खुशामदी तकरीर कर जाया करती थी, तारीफ़ व तहसीन हर चीज़ की वो किया करती थी। यानी खच्चर की सवारी एक इंतहाई घटिया सवारी है, लेकिन उसके लिए भी वो बहुत ही तारीफ़ी कलिमात कह जाया करती थी। और ब्लश, या उसके चेहरे पर सुर्खी आ जाया करती थी, वो शर्मा जाया करती थी एटलीस्ट, कम अज़ कम, या फिर अगर वो तारीफ़ ना भी करती तो खुशी से उसके चेहरे पर सुर्खी आ जाया करती थी। शी थैंक्ड मैन, वो तमाम आदमियों का, तमाम मर्दों का शुक्रिया अदा करती थी। गुड, ये अच्छी बात है, बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन किसी हद तक शुक्रिया अदा करना, आई नो नॉट हाउ, मुझे नहीं इल्म कि किस तरह से वो खाम खा हर किसी का शुक्रिया अदा कर देती थी। अगरचे शुक्रिया अदा करना अच्छी बात है, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो शुक्रिया किस अच्छी बात की बिना पर अदा करती थी। एज़ इफ़ ही रैंक्ड, और वो किस बुनियाद पर दर्जाबंदी किया करती थी, मुझे समझ नहीं आ सकी। माई गिफ्ट ऑफ अ 900 ईयर्स ओल्ड नेम, मेरा 900 साल पुराना ख़ानदान है। अगर मैं इस 900 साल पुराने ख़ानदान के रवायत के तौर पर या इस 900 साला ख़ानदान की तरफ से एक उसे तोहफ़ा देता विद एनी बॉडीज़ गिफ्ट, तो वो उसको एक आम शख्स के तोहफ़े के साथ कंपेयर किया करती थी और दोनों को वो बराबर
डिक्लेयर कर दिया करती थी। उन दोनों की रैंकिंग उसके लिए बराबर थी। रैंकिंग अगर की जाए तो मेरा तोहफ़ा और किसी आम शख्स का तोहफ़ा उसके लिए बराबर था। हालांकि मेरा जो तोहफ़ा था, मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसका 900 साल पुराना ख़ानदान है और वो हुकूमत करता आ रहा है, इसलिए उसे चाहिए था कि वो मेरे तोहफ़े को ज़्यादा अहमियत देती, लेकिन वो दोनों तोहफ़ को एक जैसी ही अहमियत देती थी। Who would stoop to blame this sort of trifling? इस तरह की बुरी हरकत, घटिया और छोटी हरकत से रोकने के लिए कौन शख्स है जो उसके सामने झुकता। यानी अगर मैं इस चीज़ का इल्ज़ाम देना भी चाहता था तो उसके लिए मुझे उसके सामने झुकना पड़ता था, लेकिन मैं झुकना पसंद नहीं करता। Even had you skill in speech, जैसा कि तुम्हारे पास एक तकरीर का फ़न है, तुम्हें बात करनी आती है, विच आई हैव नॉट, लेकिन मेरे पास ये हुनर नहीं है, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, कि मैं इस तरह से अपनी बात दोहरा सकूं एंड से और कह सकूं। यानी जिस तरह से तुम लोग बड़े अच्छे तरीके से आजिज़ होकर झुक कर अपनी बात बता सकते हो, मुझे ये झुकने और अच्छे तरीके से बात करने का फ़न नहीं आता, इसलिए मैं अपनी बीवी को ना समझा सका कि वो दर्जा बंदी में एहतियात करे, मेरी चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे, बाकियों को कम अहमियत दे। जस्ट दिस और दैट इन योर डिस्गस्ट मी, मैं उसे ये नहीं बता सकता था कि तुम्हारी ये हरकतें जो हैं वो मुझे डिस्गस्ट करती हैं, मुझे तकलीफ़ देती हैं, मुझे इनसे कोफत होती है, मुझे ज़हनी कर्ब होता है। हियर यू मिस, ये वो बातें हैं जो तुम छोड़ रही हो, यानी ये अच्छी जो बातें हैं जिन्हें तुम्हें अपनाना चाहिए था, तुम उन्हें छोड़ रही हो। और देयर एक्सीड द मार्क, और जो तुम्हारी लिमिट है, जो तुम्हारी हदूदो क़यूद हैं, तुम उन्हें अबूर कर रही हो, तुम उन्हें पार कर रही हो, तुम हद को तजावुज़ कर रही हो। एंड इफ़ ही लेट हर सेल्फ बी लेसेंड सो, और अगर वो कोशिश करती तो वो अपनी इन हरकतों को कम कर सकती थी। नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फॉरसूथ एंड मेक एक्सक्यूज़। फॉरसूथ का मतलब है दर हकीकत, यानी इन फैक्ट। अगर उसको तुम्हारी तरह मैं झुक कर अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता तो दर हकीकत वो अपनी हरकतों पर काबू पा सकती थी। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, लेकिन इसके लिए कुछ मुझे झुकना पड़ना था। एंड आई चूज़ नेवर टू स्टूप, लेकिन मैंने कभी भी झुकने को अपने लिए मुंतखब नहीं किया, मैंने कभी भी झुकना नहीं चाहा। ओ सर, शी स्माइल्ड, ए जनाब वो मुस्कुराई। नो डाउट, बिलाशुबा, Whenever I passed her, जब भी मैं उसके पास से गुज़रता था तो वो मेरे लिए मुस्कुराती थी। बट मगर who passed without much the same smile, लेकिन जो कोई भी उसके पास से गुज़रता था वो उसके लिए मुस्कुराहटें निछावर करती थी। वो सिर्फ़ मेरे लिए नहीं मुस्कुराती थी, वो हर किसी के लिए मुस्कुराती थी। मैं चाहता था कि उसका लव सिर्फ़ मेरे लिए सिंसियर हो, लेकिन वो हर किसी के साथ सिंसियर हो जाती थी और हर किसी के लिए मुस्कुराती थी। दिस ग्रू, फिर उसका ये मुस्कुराहटें बखेरने का अमल बढ़ता ही चला गया। उसकी ज़िंदगी में शायद दूसरे मर्द आना शुरू हो गए जिनके लिए उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया। आई गेव कमांड्स, फिर मैंने अहकामात जारी कर दिए, मैंने हुक्म सादर कर दिया। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, कि तमाम मुस्कुराहटों को इकट्ठे ही मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए, यानी उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए, उसकी असैसिनेशन कर दी जाए। जैसे ही वो कत्ल होगी तो उसके जज्बात यानी उसकी मोहब्बत और नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। दूसरों के लिए उसकी जो मोहब्बतें और मुस्कुराहटें हैं वो दम तोड़ जाएंगी। देयर शी स्टैंड्स एज़ इफ़ अलाइव, अब वो तस्वीर की शक्ल में ज़िंदा इंसानों की मानित मेरे सामने खड़ी है। विल प्लीज़ यू राइज़, अब आओ हम उठते हैं, क्या तुम्हें उठने का अमल खुश नहीं करता? आओ मेरा ख्याल अब हम उठकर चलते हैं। वी विल मीट द कंपनी बिलो, नीचे जो लोग बैठे हैं हम उनकी सोहबत में बैठते हैं। देन आई रिपीट, अब मैं अपनी बात को दोहराता हूँ। द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस, यानी तुम्हारे जो जाने पहचाने हुए मालिक और आका हैं उनकी जो सखावत है, इज़ एम्पल वारंट, और उनके पास जो फयाजी का हक़ है, दैट नो जस्ट प्रीटेंस, वो इससे कोई एतराज़ नहीं करेंगे, उन्हें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ऑफ माइन फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड, मैं उनसे जो जहेज़ की तवक्को कर रहा हूँ वो उसको कभी भी ठुकराएंगे नहीं, यानी उनकी फयाजी और जो उनकी शोहरत है
उससे कभी भी वो परहेज़ नहीं बरतेंगे और जो मैंने उनसे अच्छा जहेज़ हासिल करने की तवक्को वाबस्ता कर ली है वो उसे कभी भी नहीं ठुकराएंगे। दो हिज फेयर डाटर्स सेल्फ एज आई अवार्ड, अगरचे मैं आपका एतराफ़ करता हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उनकी खूबसूरत बेटी ही की ज़रूरत है। एट स्टार्टिंग, शुरू में, इस माई ऑब्जेक्ट, मैं शुरू में ही कह चुका हूँ कि मेरा मकसद जो है सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बेटी को ही हासिल करना है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि वो अपनी फ़याज़ी और सखावत में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, इसलिए वो मेरी जो जहेज़ हासिल करने की तवक्कुआत हैं उस पर पूरा उतरेंगे, उसे नहीं जुटलाएँगे। ने वी विल गो टुगेदर डाउन, नहीं आओ अब हम नीचे चलते हैं सर। नोटिस नेपच्यून, जब वो नीचे आ रहे हैं तो उन्हें रास्ते में एक नेपच्यून का स्टैच्यू दिखाई देता है। नेपच्यून ग्रीक माइथोलॉजी में एक सी गॉड था जिसका स्टैच्यू वहाँ पर मौजूद है। वो कहता है ज़रा इस नेपच्यून के मुजस्समे को देखो, दो टेमिंग अ सी हॉर्स, और देखो कि इसने किस तरह से समुद्री घोड़े पर काबू पा लिया है, उसको कैसे वो सहला रहा है, उसे वो कैसे ट्रेनिंग दे रहा है, उसे कैसे वो सुधार रहा है। थॉट आ रेयरिटी, यानी ये बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही नायाब है। विच क्लास ऑफ इंसबर्ग, जिसे क्लास ऑफ इंसबर्ग ने कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, यानी ब्रॉन्ज यानी तांबे की शक्ल में मेरे लिए ढाल दिया है। अगर उस स्कल्प्टर यानी जिसका नाम क्लास ऑफ इंसबर्ग है उसने इसे तांबे की शक्ल में मेरे लिए ही बनाया है ताकि मैं इसकी खूबसूरती से महजूज हो सकूं, इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकूं, इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकूं। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले हम इस पोइम के मीटर को डिस्कस करेंगे। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है राइम स्कीम। अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें, इसे कपलेट्स की शक्ल में तरतीब दिया गया है, यानी तमाम लाइंस दो दो की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं, यानी ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ एंड सो ऑन, यानी इस तरह से इस पोइम की राइम स्कीम चलती है। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वॉल और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है कॉल, वॉल कॉल। इसी तरह से हैंड्स, स्टैंड्स, सेड, रेड, कॉन्टिनेंस, ग्लैंस, बाय, आई, डस्ट, फर्स्ट, नॉट, स्पॉट, परहैप्स, लैप्स, पेंट, फेंट, स्टफ, इनफ, हैड, ग्लैड, व्हाटएवर, एवरीवेयर, यानी इस तरह से इस पोइम की तमाम लाइंस दो दो की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं, यानी कपलेट्स की शक्ल में इसको राइम्ड किया गया है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 13 में टू और टर्न ये दोनों वर्ड्स टी लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 19 में सच, स्टफ, लाइन नंबर 20 में कर्टिसी, काज, लाइन नंबर 26 में ड्रॉपिंग, डे लाइट, लाइन नंबर 29 में रोड, राउंड, लाइन नंबर 33 में नाइन, नेम, लाइन नंबर 45 में सेम, स्माइल, लाइन नंबर 45 में अगेन ग्रीव, गेव, लाइन नंबर 46 में स्माइल्स, स्टॉप्ड, स्टैंड्स, लाइन नंबर 49 में मास्टर, म्यूनिफिसेंस, लाइन नंबर 54 में नोटिस, नेपच्यून, लाइन नंबर 56 में क्लास, कास्ट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 12 में नॉट, फर्स्ट, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 17 में रिस्ट, पेंट, लाइन नंबर 18 में मस्ट, फेंट, लाइन नंबर 19 में हाफ, स्टफ, लाइन नंबर 19 में अगेन दैट, थ्रॉट, लाइन नंबर 25 में फेवर, हर, लाइन नंबर 26 में डे लाइट, वेस्ट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वॉवल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वॉवल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लास्ट और वॉल, इन दोनों वर्ड्स में ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वॉवल है। उसके बाद लाइन नंबर 11 में एज, आस्क, लाइन नंबर 19 में फ्लश, स्टफ, लाइन नंबर 22 में टू, सून, लाइन नंबर 30 में अलाइक, अप्रूविंग, लाइन नंबर 30 में अलाइक, अप्रूविंग, लाइन नंबर 32 में नो, नॉट, हाउ, लाइन नंबर 34 में विद, गिफ्ट।
नेक्स्ट है एंजम्मेंट। एंजम्मेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं। इसके ब्रेक्स, अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजम्मेंट की जानिब। इस पोइम की तकरीबन बहुत सी लाइन्स में एंजम्मेंट का यूज़ किया गया है, जैसा कि इस पॉइंट की लाइन नंबर 2 और 3 को अगर हम देखें तो लाइन नंबर 2 में पॉइंट कहता है लुकिंग एज इफ़ शी वर अलाइव, यूँ महसूस हो रहा है जैसा कि वो ज़िंदा हो। आई कॉल, मैंने कहा। अब किससे कहा और क्या कहा, इसे समझने के लिए नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 3 की ज़रूरत होगी, जिसमें वो कहता है दैट पीस अ वंडर, मैंने इस तस्वीर को एक नहायत ही हैरान कुन किस्म का मास्टरपीस कह दिया है। नाउ फ्रा पेंडोल्फ्स हैंड, अब फ्रा पेंडोल्फ्स के जो हाथ हैं, अब उन हाथों ने क्या किया, उसे समझने के लिए लाइन नंबर 4 की सपोर्ट की ज़रूरत है, जिसमें वो कहता है वर्क बिजीली अ डे, वो सारा दिन मसरूफ़ रहे इस तस्वीर को बनाने के लिए। नेक्स्ट है एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला, जैसा कि लाइन नंबर 3 में पॉइंट ने फ्रा पेंडोल्फ का एलुजन यूज़ किया है। लाइन नंबर 54 को अगर हम देखें तो इसमें उसने नेपच्यून का एलुजन यूज़ किया है, और लाइन नंबर 56 को अगर हम देखें तो इसमें उसने क्लास ऑफ इंसब्रग का एलुजन यूज़ किया है। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में ब्रेक या वक्फा लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायूरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 3 में दैट पीस अ वंडर के बाद कॉमा यूज़ हुआ है और नाउ के बाद सेमीकॉलन यूज़ किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 20 को अगर हम देखें तो इसमें कर्टिसी के बाद कॉमा यूज़ किया गया है और थॉट के बाद भी कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिनेक्टिकी। सिनेक्टिकी का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर बयान करने की बजाय उसके जस्ट एक पार्ट या एक पोर्शन का जिक्र करे, एक सेगमेंट का जिक्र करे तो इसे सिनेक्टिकी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 को अगर हम देखें तो इसमें फ्रा पेंडोल्फ जो है उसके सिर्फ हाथों का जिक्र किया गया है। उसके बाद लाइन नंबर 25 को अगर हम देखें तो इसमें उसने उसकी ब्रेस्ट का जिक्र किया है, यानी जो डचीज़ थी उसके ब्रेस्ट का जिक्र किया है। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। लाइन नंबर 5 में उसने एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है। रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं जिसका आंसर तो पॉइंट को मालूम होता है, लेकिन उस पर स्ट्रेस देने के लिए, उस पर एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए पॉइंट रीडर के सामने वो क्वेश्चन रखता है। जैसा कि लाइन नंबर 5 में वो कहता है विल प्लीज़ यू सिट एंड लुक एट हर। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि इस पॉइंट की लाइन नंबर 38 और 39 ये दोनों लाइन्स और से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी एक जैसी सिफात की बिना पर दो चीज़ों का मुकाबला या मुआवजा करना। जैसा कि अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 25 और 26 को देखें तो इसमें वो कहता है सर्ट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, यानी वो दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है, जो उसने उसे नेकलेस की शक्ल में एक गिफ्ट दिया था उसे, और डूबते हुए सूरज को कंपेयर कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 32 से लेकर 34 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है सम हाउ आई नो नॉट हाउ as if he ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift, यानी वो अपने दिए हुए तोहफे को किसी आम शख्स के तोहफे से कंपेयर कर रहा है। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, मुखातब करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 25 और 26 में वो कहता है सर, यानी उसे मैसेंजर को वो मुखातब करता है जो कि उसके लिए दूसरी स्टेट के किंग की बेटी का प्रपोजल लेकर आया है। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी ट्रेट की बिना पर किसी चीज़ को कोई दूसरी चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 26 को अगर हम देखें तो इसमें कहता है द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, यानी यहाँ पर उसने जो शाम का मंजर है उसके लिए उसने ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट का मेटाफर यूज़ किया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियत अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 26 में उसने डे लाइट जो है उसे पर्सोनीफाई किया है ड्रूपिंग कहकर कि वो झुक रही हो। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब है किसी चीज़ को बयान करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज़ का सहारा लेना, लेकिन इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई ना कोई लिंक ज़रूर होता है। जैसा कि लाइन नंबर 45 और 46 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है मच द सेम स्माइल्स
दिस ग्रू आई गेव कमांड्स दैट ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। यानी उसने कहा है कि जो मेरी बीवी थी उसकी मुस्कुराहटें दूसरों के लिए बढ़ती ही जा रही थीं, इसलिए फिर मैंने अहकामात सादर कर दिए कि उसकी तमाम मुस्कुराहटें एक बार ही ख़त्म हो कर दी जाएं। यानी इसका मतलब है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। अब उसने असासिनेशन का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन उसके लिए उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, कि उसकी तमाम मुस्कुराहटें ख़त्म कर दी जाएं। उसके बाद इस पोएम में पोइट ने बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि लास्ट टचेस, पेंटेड वॉल, फ्रॉप एंड डॉल्फ्स हैंड्स, कर्टन, चीक, मेंटल, रिस्ट, थ्रोट, हार्ट, ब्रेस्ट, बॉ ऑफ चेरीज, ऑर्चर्ड, वाइट म्यूल, टेरेस, ब्लश, गिफ्ट, स्माइल, नेपच्यून, सी हॉर्स, ब्रॉन्स। उसके बाद इस पोएम में पोइट ने बहुत से सिंबल्स भी यूज़ किए हैं, जैसा कि जो पोर्ट्रेट है वो सिंबल है उसकी बीवी का, यानी वो चाहता था कि उसकी बीवी एक पोर्ट्रेट की मानिंद बिल्कुल बेहिस हरकत उसके सामने खड़ी रहे और उसी के इशारों के मुताबिक ही अपने तमाम अफ़ाल सरंजाम दे। उसके बाद टेमिंग अ सी हॉर्स जो है ये सिंबल है कि वो जो ड्यूक था वो अपनी बीवी को भी बिल्कुल उसी तरीके से टेमिंग करना चाहता था, उसको भी उसी तरीके से सुधारना चाहता था जिस तरह से वो अपने घोड़े को सुधार रहा था, उसकी टेमिंग कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है आयरनी। इस पोएम का टाइटल ही आयरॉनिक है। एक तरफ तो वो दूसरी शादी करना चाह रहा है, यानी उसने अपनी डचीज़ बनाने का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी जो मरने वाली बीवी है जिसका नाम लुक्रीजिया था उसको वो लास्ट डचीज़ डिक्लेयर कर रहा है। उसके बाद इस पोएम में उसने पेंटिंग की तारीफ़ करते हुए बहुत ज़्यादा हाइपरबॉली से काम लिया है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किया है, बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम लिया है। उसके बाद अगर हम इस पोएम के थीम्स को देखें तो इसमें विक्टोरियन एज में जो वीमन के साथ अनईक्वल सलूक किया जाता था उसका ज़िक्र हमें मिलता है। उसके बाद उस वक़्त की औरतों की सिंप्लिसिटी और सादगी का हमें ज़िक्र मिलता है, और इसके साथ साथ हमें मर्दों की जेलसी का भी अंसर मिलता है, यानी मर्द किस तरह से मोहब्बत के मामले में जेलसी फ़ील करते हैं और उसे ख़त्म करने के लिए वो अपनी पावर का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उस पावर को इस्तेमाल करते हुए वो बहुत ज़्यादा क्रूअल हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं। यानी जिस तरह से उसने अपनी जेलसी को ख़त्म करने के लिए अपनी पावर को इस्तेमाल किया और अपनी बीवी का कत्ल करवा दिया। इसके बाद इस पोएम के एंड पर अगर हम देखें, उसके बाद इस पोएम के एंड में हमें ग्रीड का थीम भी मिलता है, लालच का थीम भी मिलता है कि एक तरफ तो वो ख़ुद ड्यूक है यानी नवाब है, लेकिन इसके बावजूद उसे मज़ीद माल की बहुत ज़्यादा लालच है, बहुत ज़्यादा ग्रीड है, वो मज़ीद जहेज़ का ख्वाहिशमंद है। इस पोएम में जिन लिटरेरी टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।